नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, कृमि रोग। अथर्ववेद से लेके चरक सुश्रुत संहिता तक में इसका जिक्र मिलता है और ये सिर्फ पेट के कीड़ों वाली बात नहीं है। हाँ? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। तो आज हम अपने स्रोतों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में कृमि रोग आखिर है क्या, कितने तरह का होता है और सबसे जरूरी इसके इलाज के पीछे का सिद्धांत क्या है, तरीके क्या हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि आयुर्वेदिक वर्गीकरण और इलाज का तरीका थोड़ा अलग है, काफी विस्तृत है। तो शुरू करते हैं कृमि के मतलब से। आयुर्वेद में इसका क्या अर्थ है? क्या ये वही कीड़े हैं जो हम आमतौर पर समझते हैं? देखिए, कृमि का मतलब है वो जो रेंगता है या फैलता है। आयुर्वेद मोटे तौर पर दो भेद करता है, बाह्य कृमि मतलब शरीर के बाहर वाले, जैसे जू। अच्छा, युका। हाँ, युका। और दूसरे हैं आभ्यंतर कृमि, जो शरीर के अंदर होते हैं। और इसमें भी शायद अच्छे और बुरे वाले होते हैं। बिल्कुल। एक है सहज कृमि, जो स्वाभाविक है, शरीर के लिए जरूरी भी हो सकते हैं। और दूसरे हैं बेकारी कृमि, जो रोग पैदा करते हैं। आज हम इन्हीं रोग कारक कृमियों पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये जो रोग पैदा करने वाले बेकारी कृमि हैं, इनके प्रकार क्या हैं? बाह्य का तो उदाहरण दिया आपने। हाँ। अंदर वाले कौन कौन से हैं? हाँ, तो आभ्यंतर या बेकारी कृमियों को उनके उत्पत्ति स्थान, मतलब वो कहाँ पैदा हो रहे हैं, उसके आधार पर बांटा गया है। मुख्यतः तीन है: पुरिशज, जो मल में होते हैं। मल में? अच्छा। दूसरे कफज, जो कफ या श्लेष्मा से जुड़े हैं। और तीसरे रक्तज, जो खून में पाए जाते हैं। खून में भी? जी। चरक संहिता में तो करीब 20 तरह के ऐसे कृमियों का जिक्र है, जैसे पुरिशज में ककेरुक, कफज में उदराद और रक्तज में केशाद, जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही डिटेल्ड वर्गीकरण है। अच्छा, इनके कारण क्या है? मतलब ये होते क्यों हैं और लक्षण क्या दिखते हैं? संक्षेप में अगर बताएं। कारण तो देखिए, आमतौर पर खानपान और जीवन शैली से जुड़े हैं, जैसे अपच, बहुत ज्यादा मीठा, खट्टा या भारी खाना, गुड़ ज्यादा खाना, कसरत न करना, विरुद्ध आहार यानी इनकम्पैटिबल फूड, और साफ सफाई की कमी। और लक्षणों में बुखार, पीलापन या त्वचा का रंग बदलना, पेट में दर्द, कभी कभी दिल पर असर महसूस होना, सुस्ती, चक्कर, भूख न लगना, दस्त, ये सब हो सकते हैं। और क्या हर प्रकार की कृमि के लक्षण अलग होते हैं? हाँ, कुछ खास लक्षण भी होते हैं। जैसे पुरिशज कृमि में गुदा के आसपास खुजली बहुत आम है, कफज में जी मिचलाना, मुंह में पानी आना, और रक्तज में, जैसा कहा, बाल झड़ना या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, उपचार। आयुर्वेद इसे कैसे ठीक करता है? क्या बस कीड़े मारने की दवा दे दी? नहीं नहीं, आयुर्वेद का तरीका इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ दवा देना नहीं है। चरक ने 3 मुख्य सिद्धांत बताए हैं। पहला है अपकर्षण। अपकर्षण मतलब कृमियों को शरीर से सीधा बाहर निकालना। अगर बाहर हैं तो हाथ या किसी यंत्र से, और अगर अंदर है तो पंचकर्म की मदद से। ओह, जैसे वहन यानी उल्टी कराकर, या विरेचन यानी दस्त लगाकर। अच्छा, उन्हें फिजिकली निकालना, ठीक है। और बाकी 2 सिद्धांत? दूसरा है प्रकृति विघात। इसका मतलब है शरीर के अंदर का माहौल ऐसा बना देना कि कृमि वहां पनप ही ना सके, उनके लिए प्रतिकूल वातावरण बनाना। वो कैसे करते हैं? इसके लिए कड़वी, कसैली, तीखी और गर्म तासीर वाली चीजों का इस्तेमाल होता है, खाने में भी और दवा के रूप में भी। जैसे विडंग, नीम, पलाश के बीज, ये सब कृमि के लिए माहौल खराब कर देते हैं। दिलचस्प। और तीसरा सिद्धांत? तीसरा और शायद सबसे स्थायी समाधान वाला है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन? हाँ, मतलब जिन कारणों से रोग हुआ, उन कारणों को ही जीवन से हटा देना। खान पान सुधारना, जीवन शैली बदलना, ताकि ये समस्या जड़ से जाए और लौटे नहीं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ लक्षण दबाना नहीं। समझ गया। तो ये तीनों सिद्धांत, अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, इनको अमल में कैसे लाते हैं? आपने पंचकर्म बताया अपकर्षण के लिए। दवाएं किस सिद्धांत में आती हैं? दवाएं मुख्य रूप से प्रकृति विघात में मदद करती हैं। अपकर्षण के लिए शोधन यानी पंचकर्म है ही। जहां पंचकर्म संभव ना हो या उसके बाद समशमन चिकित्सा यानी दवाओं से इलाज होता है। आयुर्वेद में कई तरह की दवाएं हैं। जैसे कुछ अकेली जड़ी बूटियां हैं, विडंग, पलाश बीज, कंपिल्लक, अजवायन यानी पारसी की यवानी।
इनका चूर्ण इस्तेमाल होता है। फिर बने बनाए योग भी हैं, गोलियां हैं जैसे कृमिघातिनी वटी, काढ़े या अरिष्ट हैं जैसे विडंगारिष्ट, घे हैं जैसे विडंग घृत। रोग और रोगी देखकर चुना जाता है। और खानपान का भी रोल होगा इसमें? बिल्कुल, वो निदान, परिवर्जन और प्रकृति विघात दोनों में आता है। पथ्य अपथ्य बहुत जरूरी है। हल्का, आसानी से पचने वाला कड़वा तीखा भोजन जैसे करेला, लहसुन, छाछ लेना अच्छा है। और भारी, मीठा, खट्टा खाना, दूध, मांस, दिन में सोना, ये सब बंद करना होता है। पर अच्छा, अब अगर हम इसे आज के विज्ञान से जोड़ें, हम कृमि रोग को हेल्मिंथिएसिस कहते हैं। क्या कोई समानता है? हाँ, काफ़ी समानताएं हैं। हेल्मिंथिएसिस शब्द आधुनिक चिकित्सा का है। आयुर्वेद के जो पुरीषज और कफज कृमि हैं, उनमें से कई की पहचान आज के राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, टेप वॉर्म वगैरह से की जा सकती है। और मजे की बात यह है कि इलाज के सिद्धांत भी मिलते जुलते हैं। जैसे वो एंटी हेलमिंथिक दवाएं देते हैं, वो एक तरह से प्रकृति विघात जैसा ही है। साफ सफाई पर जोर देना निदान परिवर्जन का हिस्सा है, और संतुलित आहार की बात तो दोनों करते हैं। तो कुल मिलाकर आयुर्वेद कृमि रोग को बहुत गहराई से समझता है, उसके प्रकार बताता है और इलाज के लिए एक मल्टी स्टेप अप्रोच लेता है। कृमि निकालना, उनके रहने का माहौल बिगाड़ना और कारण को ही खत्म करना। पंचकर्म, दवाएं, खानपान सब इसमें शामिल है। जी हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात और है, ये जो रक्तज कृमि का कॉन्सेप्ट है, जो खून में रहकर बाल झड़ने या स्किन प्रॉब्लम जैसी दूर की तकलीफें पैदा कर रहे हैं, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या ये माइक्रोबायोलॉजी आने से सदियों पहले किसी तरह के सूक्ष्म रोगजनकों और उनके सिस्टमिक असर की तरफ इशारा था? प्राचीन ग्रंथ और किन अनदेखी चीजों पर रोशनी डाल सकते हैं? ये सवाल मन में आता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि उस समय समझ कितनी विकसित थी। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।